शहजादी शरीफा की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसने हाथ जोड़ के चेहरा झुका दिया। मैं आज से आपकी गुलाम हूँ। राजा ने मुझे आपकी जासूसी करने का कहा था और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं उनकी गुलाम थी। मगर आज से मुझ पे सबसे पहला हक आपका है। मैं आपके लिए वो सब भी करूँगी जो मैं किसी और के लिए नहीं करती। बस मुझे माफ़ कर दीजिए शहजादी। वो दोबारा झुकने लगी मगर तालिया की तंबीह याद आ गई, सो हाथ बांधे खड़ी रही। तालिया मुसहरी तक आई, एक शान से लिबास फैला के इस पे बैठी और टांग पे टांग जमा ली। फिर गालों पे झूमती सुनहरी लिट दो उंगलियों के दरमियान से गुजारते हुए गोया हुई। तुम आज से न सिर्फ मेरी कनीज हो बल्कि इस महल में मेरी आंखें और मेरे कान होगी। तुम मेरा हर हुक्म बिला चूंचरा मानोगी। तुम मेरे लिए हर वो काम करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छा माल और अच्छी खुराक दूंगी और सबसे बढ़ के मैं तुम्हें इज्जत दूंगी। मैं तुम्हें अपने पैरों को चाटने से बचाऊंगी। मैं तुम्हें एक इंसान की तरह रखूंगी। लेकिन जिस दिन तुमने मुझसे गद्दारी की उस रोज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आखिरी अल्फाज चबा चबा के अदा किए। इसकी आंखें शरीफा के अंदर तक उतर रही थीं। वो फौरन से बोली, आप मुझे हमेशा वफादार पाएंगी शहजादी। मैंने महल से कोई गद्दारी नहीं की, न करूंगी। आप हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं? तालिया ने एक उंगली अपने कान के अवेजे पे फेरते हुए सोचती नजरों से शरीफा को देखा। आज जब हम बाजार गए थे तो वहां एक इमारत तमीर हो रही थी। वो और उसके सामने वाली हवेली किसकी है? वो? शरीफा ने जल्दी जल्दी हथेली की पुश्त से आंसू रगड़े और बताने लगी, वो दोनों हवेलियां अब्बू अल खैर की हैं। वो मलाका का सबसे बड़ा ताजिर है, बहुत माल, बेटों और गुलामों वाला। किस चीज का ताजिर है वो? मछली, गोश्त और मसालों का। वो हिंदुस्तानी ताजिरों से सख्त खार खाता है और उनके मसाले चुरा लेता है या खराब करवा देता है और अपने मसाले महंगे दाम बेचता है। वो रईस है और उसके यहाँ सलातीन, हुसरा और अमरा का रोज खाना जाना लगा रहता है। राजा मुराद का खास दोस्त है वो। और वो लोग जो इमारत तमीर कर रहे थे वो कौन थे? वो उसके गुलाम हैं। आम लोगों की तरह वो मंडी से गुलाम नहीं खरीदता बल्कि लोगों को अगवा करके जबरदस्ती गुलाम बना लेता है, फिर उनसे मुफ्त में काम करवाता है। बरसों से लोग उसके पास यूं ही कहते हैं मगर इसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो हर बंदा हराकत दोस्त जो होता है। तो क्या सारे गुलाम हमेशा उसके पास कैद रहते हैं? नहीं, वो चंद गुलामों को जो किसी हुनर से आरास्ता हों और देखने में तनोमंद और मजबूत हों, इनको वो अलग कर लेता है। तालिया चौंक के सीधी हुई। अच्छा, और उनको वो अच्छी खुराक देता है ना, ताकि वो सेहतमंद लगे? शरीफा ने सर हिलाया। जी हाँ, वो इनके साथ अच्छा सलूक करता है, इन्हें सारे हुनर सिखाता है और इन्हें खूब तैयार करके हर थोड़े अरसे बाद नीलामी में बेच देता है। नीलामी? वो चौंकी। इंसानों की नीलामी? इसका दिल डूबा। जी शहजादी, चीन में भी तो होती होंगी नीलामियां। इसका अंदाज दिफाई मगर मगमूम हो गया। बड़े बड़े अमरा और शहजादे ऐसी नीलामियों से अपने लिए खास गुलाम खरीदा करती हैं। क्या आप उसके पास से किसी गुलाम को खरीदना चाहती हैं? जो मैं चाहती हूँ वो मैं तुम्हें बता देती हूँ और हो सकता है कि तुम वो ना कर सको, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काम तुमको करना ही है, हर सूरत। इसके अल्फाज सर्द थे और संगीन भी। दिमाग तेजी से चल रहा था। दीवार पे लगी कंदील हल्की सी फड़फड़ा रही थी। बाहर तड़ातड़ बारिश बरसे जा रही थी। अब्बू अल खैर की हवेली के बावर्ची खाने के साथ छोटे छोटे कमरे बने थे। इनके अंदर फर्श पर भूसे के बिस्तर थे और दरवाजे की जगह पर्दे लहरा रहे थे। ऐसे एक छोटे से कमरे में वो चित लेटा छत को देख रहा था। बाजुओं का तकिया बना के सर तले रखा था और गहरी सोच में गुम लगता था। बाहर बारिश मूसलाधार बरस रही थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमकती और ऊपर लगे रोशनदान से अंदर आके सारा कमरा रोशन कर देती।
रोशनदान चंद फुट ही ऊंचा था और शीशे का बना था। इसके अलावा कमरे में कोई खिड़की न थी। यकदम पर्दा हल्का सा सिरका और नन्ही सी आर्याना अंदर दाखिल हुई। खुले बालों पे सफेद हेयर बैंड लगाए, सफेद फ्रॉक पहनी, वो आहिस्ता से एक दीवार से जा लगी और उदासी से इसे देखने लगी। डैड। वो छत को तकते हुए बुड़बुड़ाया। अब दुखी है ना? होना भी चाहिए, आखिर आप एक कैदी हैं, वक्त के कैदी, इस गंदे मैले अहाते में फंसे कैदी, जहाँ कोई कभी भी आपको जख्मी कर सकता है, मार भी सकता है, जहाँ ये आपसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं। आपको अब इस जिंदगी और खुदा से मायूस हो जाना चाहिए। वो धीरे धीरे इसको तल्ख हकीकत से रोशनास करवा रही थी। तुम्हें मालूम है, मैं जब लॉ पढ़ा था तो मैं क्या बनना चाहता था? वो छत को देखते हुए बोला तो वो चिढ़ सी गई। आपको अपनी किस्मत को कोसना चाहिए, आपको रोना चाहिए, आपको अच्छी बातें नहीं सोचनी चाहिए। मैं शेफ बनना चाहता था। वो छत को देख के मुस्कुराया। मुझे खाने से मोहब्बत थी। सलाद के पत्तों का रंग, आग पे प्याज भूनने की खुशबू, स्टेक के पकने की आवाजें, मकई के दानों की साख्त, मुझे खाने से मोहब्बत थी आर्याना। और मुझे किचन काउंटर पे खड़े होकर सब्जियां काटने में जो मजा आता था वो और किसी चीज में नहीं आता था। मगर मैं इतना मसरूफ होता था कि कुछ नहीं बना पाता था। वो मुस्कुराते हुए याद करके कह रहा था। चेहरे पे जख्म के निशान अभी तक नजर आ रहे थे। शेव ताजा की थी मगर ब्लेड से चंद खराशें पड़ गई थीं। डैड, इस मायूसी और बेदिली को देखें जो आपके इर्द गिर्द फैली है। ये कचरा, ये इंसानों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करना। डैड, इसका दिमाग आर्याना के रूप में इसको याद करवा रहा था कि इसे दुनिया के दूसरे अक्सर लोगों की तरह सिर्फ बुरा ही सोचना चाहिए, मगर वो अपने दिल से कुछ और कहे जा रहा था। शादी के बाद वैसे ही असरा खाना बनाती थी। फिर मैं सियासत में आ गया। अमेरिका में जब मैं स्टेट अटॉर्नी का इलेक्शन लड़ने निकला तो मेरे साथ पीआर के लोग होते थे हर वक्त। और जब मैं मशहूर होता गया तो मेरा स्टाफ बढ़ता गया। लोग मेरी हर हरकत पे नजर रखे हुए थे। मैं मलेशिया वापस आया तो मेरा नाम मजीद बढ़ गया। प्राइवेसी खत्म हो गई। मुलाजिम, कंसल्टेंट, कंपेनियन स्टाफ, बॉडीमैन, हर वक्त कोई साथ चिपका होता था। सियासत, टीवी शोज, पब्लिक अपीयरेंस मेरा एक बिजनेस फेस था। मुझे अपने इमेज के मुताबिक काम करना था। मैं करता रहा। बारिश की बूंदें गिरती रही, बिजली चमकती रही और वो बोलता रहा। आर्याना साथ ही कुछ कह रही थी मगर वो इसे नहीं सुन रहा था। हर वक्त मीडिया, रिपोर्टर्स, मुखालिफ सियासतदान, मेरी अपनी पार्टी के लोग और मेरा खानदान, मेरे फैंस मेरी हर हरकत को जज कर रहे होते थे। और जब मैं तन्हा होता तो भी इतना मसरूफ होता कि किचन में कदम तक न रख पाता। मगर वो शौक कभी खत्म नहीं हुआ। मैं कैद था मजबूरियों और कामों में। मगर अब मैं आजाद हो गया हूँ। आप कैद हैं डैड। वो रुहासी हुई। हर चीज में मस्बत पहलू देखना छोड़ दें डैड। नहीं, मैं आजाद हूँ। पहली दफा मैं आजाद हुआ हूँ आर्याना। इसने नजरों का जाविया मोड़ा और मुस्कुरा के दीवार से लगी परेशान और डरी हुई लड़की को देखा। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, कोई मेरा स्कैंडल नहीं बनाएगा, कोई मुझे जज नहीं करेगा। मैं कभी इतना आजाद नहीं हुआ। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे इस मुल्क को नहीं चलाना, मुझे कोई पार्टी नहीं चलानी। देखो इर्द गिर्द, यहाँ कोई मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे किसी के सामने अपना बिजनेस फेस कायम नहीं करना। मैं आजाद हूँ और मैं इस बावर्ची खाने में खाना पका सकता हूँ। आप फंस चुके हैं, आप मजलूम हैं, आप विक्टिम हैं। मैं मजलूम नहीं हूँ। मैंने अपनी मर्जी से वो दरवाजा पार किया था। ये मेरी चॉइस थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ खुश हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मुश्किल वक्त में हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा। मैं इससे कुछ सीख के ही निकलूंगा। तुम्हारे बाप ने आज तक हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, तो अब वो क्यों हिम्मत हारेगा? निकल तो मैं आऊंगा इससे, मगर मुझे इस कैद को भी एक तजर्बे जैसा समझना है जो मुझे कुछ सिखाए। मुझे उससे बेहतर इंसान बन के निकलना है, ज्यादा आजाद। आपको डरना चाहिए कि जंगली लोग आपको मार ना दें,
مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ؟ اس نے گہری سانس لی اور بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا۔ ایک دنیا سے دوسری میں چلے جانا، اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہو تو پچھلے کے فائدے نقصان بھی معنی ہو جاتے ہیں، اور اگر مار بھی دیں تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی صرف ایک تجربہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور کتنی پازیٹیوٹی پھیلا کے جاتا ہوں۔ جب انسان کو یہی مان آ جاتا ہے نا تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریانہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنے تمام تر وہموں اور خدشات سمیت غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھاتے منفی پن کو شکست دے دی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش اب ہلکی ہو رہی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم علاقہ پہ طلوع نہیں ہوا تھا۔ نارنجی لکیریں جامنی آسمان پہ بکھری تھیں۔ جب سپاہی ان 3 قیدیوں کو اپنے نرغے میں لیے محل کے سبزہ زار پہ آگے بڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔ ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ چیتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ وہ بار بار زنجیر میں مقید ہاتھ شیف پہ پھیر کے تخیہ کرتا تھا۔ سپاہی ان کو لیے گھوڑوں کے استبل تک آ گئے۔ تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو استبل کے اندر دھکیلا۔ وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کندھے سے پکڑ کے قیدی کا جائزہ لیا، پھر اس کو گھما پھرا کے دیکھا، پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا۔ قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا، پھر اس نے جھک کے کدال اٹھائی۔ سپاہی اس کو روب سے ہدایات دیتا ایک طرف لے گیا۔ تو یہ تھی ان کی سزا، ہر قیدی کو مشقت کرنی تھی۔ ایڈم بن محمد کا دل مزید بجھ گیا۔ دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے۔ محل کی عقبی طرف ایک جگہ بہت سے جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پر جٹ جاتے تھے۔ بھٹی چل رہی تھی اور لوہے کو اندر دہکایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہ لگا دیا۔ اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے آئے۔ وہ گم سم سا ان کے ساتھ چلتا آیا۔ چیتالیہ پہ ملیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کروانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے۔ لب کاٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسی لیے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ بہت سے دروازوں پہ پہرے دار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ایڈم ذرا ٹھٹک کے آہستہ ہوا۔ وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ وہ کھڑی تھی، تاج سر پہ سجائے، بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ سر پہ کپڑا تھا جو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا۔ نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے شانت سے مسکرائی تھی۔ میری کیا سزا تجویز کی ہے چیتالیہ آپ نے؟ اسے دیکھتے ہی خفکی سے بولا۔ کسی کو اس کے الفاظ سمجھ بھی نہ آئے تھے، نہ کسی نے توجہ دی، بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی مگر آپ نے وہاں بھی خوب واہ ویلا مچایا تھا، ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ اور وہ غصے سے بولنے لگا مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ اندر کی طرف دھکیل دیے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا، اندر ایک طویل سا ہال تھا۔ جگہ جگہ مشلیں روشن تھیں۔ وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پہ ترتیب سے کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی۔ پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کے بھی خاموش رہی۔
जब शहजादी कुछ बोल रही हो तो वो गूंगे बहरे बन जाते थे। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसकी तमाम किताबों को नई जिल्दें अता करोगे, यानी जिल्द भी बनाओगे और इसको चिपकाओगे भी। यूं तुम सारी किताबें पढ़ भी लोगे जो कि कदीम मिले में लिखी हैं। हमारे स्कूल्स में क्लासिकल मिले की चंद किताबें पढ़ाई जाती थीं, तुमने भी पढ़ी होंगी। तुम ज़हीन हो, रस्मुल खत से वाकिफ हो, चंद दिनों में अल्फाज और ज़बान पे अबूर हासिल कर लोगे। करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम ज़बान नहीं सीखोगे हम यहाँ से नहीं निकल सकते। इसलिए जब तालिया कहे कि उसके पास प्लान है तो उस पर भरोसा किया करो, क्योंकि तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। वो अंग्रेजी में कह रही थी, चेहरा संजीदा था और वो हक्का बक्का सुन रहा था। फिर वो कनीज़ों और गुलामों की तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हारी शहजादी को 7 ज़बानें आती हैं। ये कहती तामिल ज़बान बोलता है और ये समझता था कि मैं इसकी फजूल गोई को नहीं समझ सकी। गरूर से कहकर लिबास पहलुओं से उठाए आगे बढ़ गई। कनीज़ों और गुलामों की गर्दनें फख्र से उठ सी गईं और वो उसके पीछे हो लिए। दूसरे सिपाही एडम को लिए अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अभी तक अधखुले मुंह के साथ बार बार गर्दन मोड़ के शहजादी को देखता था। अंदर किताबें ही किताबें थीं, एक दीवार से दूसरी तक, कितार दर कितार रैक्स, इल्म के खजाने, कदीम किताबें, इनकी खुशबू, मध्यम जलती रोशनियां, लिखाई के लिए बनी मेजें, उन पे रखी स्याही की डिबियां, परिंदों के परों वाले कलम। वो मशहूर सा गोल घूम घूम के चारों तरफ देख रहा था। सिपाही अब दुरुस्ती से इसको काम समझाने लगा, जिल्द कैसे बनानी है और कैसे किताब पे लगानी है। एडम ने बिलाखिर गहरी सांस ली। चलो, अगवा और हब्से पीछा की दिफात मैं अपने मुकदमे से निकाल दूंगा। इसने रहम दिली से तालिया के बहुत से गुनाह माफ किए और सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ गया। इसकी मुशक्कत सबसे दिलचस्प थी। अब्बू अल खैर की हवेली पे वो रात जब गहरी होने लगी तो इसकी सारी खिड़कियों की रोशनियां धीरे धीरे गुल होती गईं। ऐसे में बावर्ची खाने में हनूज लालटेन जल रहा था। सफेद मूछों वाला बावर्ची आस्तीन चढ़ाए, डोई हाथ में पकड़े, तंदही से एक कम उम्र लड़के को झिड़क रहा था, जो सर झुकाए मुट्ठियों से आटे नुमा को शय गूंद रहा था। इधर इसका हाथ दुरुस्त तरीके से ना मुड़ता, इधर बावर्ची डोई खींच के इसके कंधे पे मारता। वो उनफाते टोकरी पहलू पे उठाए बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो मछलियों की बू भी साथ ही अंदर आई। टोकरी कटी हुई साफ मछलियों से भरी थी, जिसे इसने मीज पे ला धरा और फिर नागवारी से बावर्ची को देखा, जो इस लड़के को कोसते हुए डांट मार के काम करवा रहा था। लड़के के आंसू बह रहे थे और शाने से खून भी रिस रहा था। फातिह खामोश खड़ा इसे घूरता रहा। बाहर से किसी ने आवाज दी तो बावर्ची बुरे मुंह बनाए बाहर निकल गया। लड़के ने भीगा चेहरा उठा के गिलामीज नजरों से फातिह को देखा। गुस्से वाली शक्ल क्यों बना रहे हो? अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो? इसको जैसे आस टूटने का दुख था। अल्फाज न समझ आए हूं, अंदाज बताता था कि वो क्या कह रहा है। मुझे उस पे नहीं तुम पे गुस्सा है। अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम उसका हाथ खुद नहीं पकड़ सकते तो कोई तुम्हें उसके जुल्म से नहीं बचा सकता। जब तक तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। लड़के को अलबत्ता समझ न आई थी, बस खुफकी से आंसू पूंछता फिर से आटा गूंदने लगा। फातिह अपनी कोठरी में आ गया। रात स्याह पड़ रही थी और धीरे धीरे सारी हवेली नींद की आगोश में डूबती जा रही थी। वो अलबत्ता भूसे के बिस्तर पे चित लेटा काफी देर बस छत को देखता रहा। जहन में वो आर्याना से बातें भी कर रहा था। रात गहरी होती गई, दूसरा पहर गुजरने लगा जब एकदम इसे लगा ऊपर रोशनदान से कोई सांप गिरा है। वो करंट खा के उठा और चंद कदम पीछे हटा। फिर अंधेरे में आंखों की पुतलियां सकोड़ के देखा। वो सांप नहीं था, वो रोशनदान से लटकी रस्सी थी। पोन फातिह की गर्दन के बाल खड़े हो गए। रस्सी से ऊपर चढ़ना कतन मुश्किल ना था। चंद मिनट में वो रोशनदान से निकल के ऊपर आ गया, जहाँ छत का शेड बना था, द व्हील शेड, जो मखरूती था और ऊपर इमारत के मीनार तक जाता था। रस्सी वहां चिमनी से बंधी थी और चिमनी के पास वो आरामदी से बैठी थी। फातिह एहतियात से ऊपर चढ़ता इस तक आया,
फिर गर्दन घुमा के देखा। पहरेदार बहुत नीचे थे, वो इन्हें नहीं देख सकते थे। तालिया ने शाही लिबास के बजाय सादा खुला स्याह पजामा और स्याह लंबी कमीज पहन रखी थी। आलती पालती करके बैठे, वो सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए बस सादगी से इसे देख रही थी। इसके करीब फातेह ने कदम रोके। शहजादी सर को खम दिया। वो उठी नहीं, बस सर को जुम्बिश दी। त्वांकू जगह मखरूती थी, जरा हिलती तो नीचे फिसल सकती थी। फातेह ने इधर उधर देखा। तुम यहाँ कैसे आई? तालिया गर्दन उठा के इसे चमकती आंखों से देखती मुस्कुराई। जो मुझे आता है वो मेरी जान बचा सकता है, और मुझे दो ही काम आते हैं, बिल्ली की तरह दीवारें फांद के दूसरों के घरों में दाखिल हो जाना और किसी भी आर्ट वर्क की हू बहू नकाली कर लेना। इन कामों ने मुझे एक कनीज की वफादारी खरीद दी और वो मुझे यहाँ तक ले आई। फातेह एहतियात से उसके साथ बैठा। तो क्या तुम वाकई शहजादी ताशा हो? वो उदासी से मुस्कुराई। जी हाँ, वो ताशा जिसका जिक्र आप किताबों में पढ़ते थे, वो मैं ही हूँ। वो तमाम काम जो उसने किए थे वो मैं अब करूँगी। माजी नहीं बदल सकता। हम दरअसल तारीख को बदल नहीं रहे, बल्कि हम इस वक्त तारीख में मौजूद हैं और हम तारीख को बना रहे हैं। तुमने बंगा राया मलायो पढ़ी है? वो दोनों मखरूती छत पे बैठे थे और उनको सामने दूर दूर तक मलाका का कदीम शहर फैला हुआ नजर आता था। नहीं त्वांकू, इसने फातेह को देख के कहा। दोनों ने चेहरा एक दूसरे की तरफ मोड़ रखा था। मैंने सिर्फ शहजादी ताशा का नाम सुना है, मैं नहीं जानती इसने कौन से कारनामे अंजाम दिए थे। मैं जानता हूँ, मैंने बंगा राया मलायो पढ़ी है। तालिया का दिल जोर से धड़का। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ कौन से बड़े काम करने जा रही हूँ? वो बेचैनी से पूछने लगी। वह चंद लम्हे से देखता रहा, फिर मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। वो किताब तुम्हारे बारे में लिखी गई थी, मगर उसमें उन अजीम कारनामों का जिक्र भी है जो मैं नहीं जानता कि तुम कर सकती हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तुम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से जो करना है करो। या तो वो किताब झूठी थी या तुम वाकई इतनी अजीम हो जितना कि उसमें लिखा था। इसने गहरी सांस ली। खैर, एडम को तुम अपने साथ रखने में कामयाब हो गई। वो जो एहनमाक से सुन रही थी, इसकी बात बदल देने पे बदमजा हुई। जरा से शानी उचकाई। हाँ, वो महल में पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं। दर्जनों गुलाम उसकी खिदमत में मामूर हैं। 600 किताबें इसको मुताले के लिए पेश की गई हैं। 3 वक्त का खाना शाही बावर्ची खाने से आता है उसका। और क्या चाहिए इसको? मतलब तुमने इसको शाही लाइब्रेरी में कैद-ए-बा मुशक्कत पे रख दिया है। अब ये तो अपनी अपनी नजर की बात है त्वांकू। चूंकि मेरी नजर मस्बत है तो मेरे ख्याल में वो बड़े आराम से है, मजे से बोली और मुस्कुराहट दबाई। फातेह भी मध्यम मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। सल्तनते मलाका का कदीम चांद आसमान पे तैर रहा था और ऐसे में वो दोनों इस मखरूती शेड पे बैठे एतराफ से बेखबर नजर आते थे। तुम कैसी हो? फातेह ने धीरे से पूछा। मेरे पास प्लान है त्वांकू। राजा मुराद मुझे चाबी नहीं देंगे, इसलिए मैडम को जबान सिखा रही हूँ ताकि वो मेरे साथ रह सके। आपको भी मैं आपके मालिक से खरीद के महल में ले जाऊंगी, फिर हम उस चाबी को मिलकर तलाश करेंगे। और मैं पूछ रहा हूँ, तुम कैसी हो तालिया? वो नरमी से बोला तो तालिया ने चौंक के से देखा। मैं? वो गुमसुम हुई। अपने बापा से इतने अरसे बाद मिली हो, अपने मुल्क वापस आई हो, खुश हो? वो इसे देख के रह गई। ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है। मेरा मुल्क सिर्फ मलेशिया है, 2016 का मलेशिया, और मुझे उसमें वापस जाना है। और तुम्हारे पापा? मुझे उनसे कोई अपनायत, कोई मोहब्बत महसूस नहीं हुई। हमारे दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। मेरी फैमिली सिर्फ दातन है और कोई नहीं। वो उदास हुई, चेहरा मोड़ लिया। अब वो दूर अंधेरे में डूबे शहर को देख रही थी। ये तो तुम महसूस कर रही हो, राजा मुराद कैसा महसूस करता है? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनको मुझ में कोई दिलचस्पी है। उन्होंने पहले ही दिन मेरे पीछे एक कनीज को लगा दिया। या शायद तुम फर्ज कर चुकी हो कि तुम्हें कोई भी इंसान अपनी फैमिली नहीं समझ सकता, इसलिए तुम अपनी असल फैमिली से मिलकर भी पर उम्मीद नहीं हो। तुम अपनी इज्जत नहीं करती तालिया। इसने शाकी नजरें फातेह की तरफ मोड़ी। मैं 17 साल बाद उनसे मिल रही हूँ, मगर उनके अंदाज में कोई मोहब्बत, कोई वालिहानापन नहीं था। तुम मुझसे 17 साल बाद मिल रही हो, वो तुम्हें 5 दिन बाद मिल रहा है।
5 दिन तुम सिर्फ उससे दूर रही हो, ज़ाहिर अब नॉर्मल होगा। क्या आर्याना को खोने के 5वें दिन आप नॉर्मल थे? अल्फाज थे कि क्या? फाते एकदम खामोश हो गया। क्या अगर 5वें दिन इस चेयर लिफ्ट ट्रैक पे आप जाते और वो आपको मिल जाती तो क्या आप उससे मोहब्बत का इजहार करने में सर्द मोहरी या कंजूसी से काम लेते हैं? मेरा केस मुख्तलिफ है। मैं 21वीं सदी का बाप हूँ। पहले ज़माने में लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। बाप अमूमन सख्त गिर होते थे। हाँ, इसने गहरी सांस भर के इस बात में सर हिलाया। हमारी दुनिया और उस दुनिया में बहुत फ़र्क है और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए हमें राजा मुराद से लड़ना पड़ेगा। तुम अपने बाप को अपना दुश्मन क्यों समझती हो? क्योंकि वो कोई हीरो नहीं है। वो खतरनाक हैं, कातिल हैं, जालिम हैं। उन्होंने अपने लोगों से वादा किया था, उनकी भलाई का वादा, और फिर उन्होंने अपना ज़मीन बेच के इस वादे को भुला दिया और एक ताकतवर ओहदा हासिल कर लिया। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं तुआंको? वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सियासतदान। वो लम्हे भर को कुछ बोल ना पाई। मेरे पापा एक जालिम, खतरनाक सियासतदान हैं। तुम्हारे पापा सिर्फ एक सियासतदान हैं और उनका मुकाबला करने के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तहम्मुल से कह रहा था, सियासतदानों से मुकाबला करने के लिए किसी जंग, किसी लड़ाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सिवाय एक चीज़ के। क्या? द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तालिया ने खौफगी से देखा। जो हमारी दुनिया के सियासतदान करते हैं, मुल्क का पैसा चोरी करना, लोगों से वादे करके वोट लेना और फिर उनको भुला देना, ताकत का गलत इस्तेमाल करना, ये सब चीजें इस 15वीं सदी के मलाका में फिट नहीं होती। ओह तालिया। वो पीछे हुआ और बाजुओं का तकिया बना के नीम दराज अंदाज में मखरूती शेड से टेक लगा ली। तालिया को गर्दन मोड़ के इसे देखना पड़ा। वो ऊपर आसमान पर नजर आते तारों को देख के कह रहा था, ये तो बुरे सियासतदान करते हैं। मैं तुम्हें बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम राजा मुराद से चाबी हासिल कर सकती हो अगर तुम उसको उसी के अंदाज से हैंडल करो।